हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने अपनी सारी सिचुएशन विंग को समझाने की कोशिश की थी, पर फिर भी विंग की आंखों में वांग जी को कुछ भी नजर नहीं आया। वो पूरी तरीके से ब्लैंक और खाली थी। वांग जी समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। इस बार वो कुछ भी करेगा विंग को बचाने के लिए। नहीं, विंग अगर उसके पास रहा तो भी एटलीस्ट विंग जिंदा तो रहेगा। यही सोचते हुए वांग जी विंग के सामने खड़ा हो चुका था। उसने विंग की तरफ अपनी उसी सॉफ्ट आईज के साथ देखा और अपनी लो वॉइस में कहा, अगर गलती नहीं, अगर गुनाह मैंने किया है तो उस गुनाह की सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए, है ना विंग। इतना बोलकर वांग जी ने विंग से अपना आई कांटेक्ट तोड़ा और वो तुरंत ही उस ग्लास डोर से बाहर चला गया और वो जाकर दूसरी साइड को खड़ा हो गया, मतलब उस ग्लास वॉल के दूसरे साइड में। विंग वांग जी को बस कंफ्यूजिंगली देख रहा था, क्योंकि विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वांग जी ने कहा क्या और वो करने क्या वाला है। वांग जी ने टोटली वाइट शर्ट, पहले मैंने टी शर्ट कहा था। वांग जी ने वाइट शर्ट पहन के रखी थी और वाइट जीन्स भी। वो रूम भी टोटली वाइट था और वांग जी उस ग्लास के उस साइड भी विंग के सामने ही खड़ा था। थोड़ी ही देर बाद विंग ने उस रूम में कुछ हलचल महसूस की और जैसे ही विंग ने उस रूम के डोर की तरफ देखा, डोर फिर एक बार खुल चुका था और वहां से बहुत सारे फुल्ली ब्लैक ड्रेस्ड अप बॉडीगार्ड अंदर आ रहे थे। वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब उनकी बॉडी और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से उनके हाथ में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट और आयरन रॉड भी थे। वो कम से कम 5-6 स्ट्रॉन्ग लोग थे। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी करना क्या चाहता है, पर इससे पहले कि विंग अपने दिमाग में कुछ और प्रोसेस कर पाता, वो लोग जाकर वांग जी के आसपास खड़े हो गए। वांग जी बीच में था और उन सब लोगों ने वांग जी के आसपास सर्कल बना के रखा था। वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था कि विंग और उसके बीच में कोई भी बॉडीगार्ड खड़ा नहीं था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। विंग तो टोटली कंफ्यूज था और वो डम फाउंडेडली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने जस्ट अपना हाथ ऊपर किया और उसने एक सिग्नल दिया और जैसे ही उन सब लोगों को वो सिग्नल मिला, मतलब उन बॉडीगार्ड्स को, वो वांग जी को मारने लगे बिना कुछ सोचे समझे। वो बहुत क्रूअरली वांग जी को अच्छा खासा धो रहे थे। विंग टोटली शॉक था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो लोग मर्सीलेसली वांग जी को बीट कर रहे थे और वांग जी, उसके मुंह से अब खून आने लगा था। वो अपने नीज के बल था और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों के हाथ में एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन थे, वो बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक और आयरन रॉड। अगर एक भी इंसान को गिर जाए तो कितना दर्द होता है, और वांग जी तो लगातार वो अटैक सह रहा था, इसीलिए वांग जी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। और विंग वो बस वांग जी को देख रहा था। जब तक विंग अपने होश में वापस आया तब वो वांग जी की ये हरकतें देखकर ऑलरेडी शॉक में था। तो जब तक वो अपने शॉक से बाहर आया, वांग जी ऑलरेडी ही बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। उसके माउथ से खून आ रहा था, सर से खून आ रहा था, उसकी जगह जगह पर बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स बन चुके थे। विंग तुरंत उस चेयर से उठ गया। उसका एक हाथ तो उस चेयर से अभी भी बंधा हुआ था, पर वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगा। वो लगातार उस हाथ को खींचने लगा और वांग जी का नाम चिल्लाने लगा। विंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर वांग जी, उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। वो बंदा इतना मार खा रहा था, पर फिर भी उसकी होठों की स्माइल जा ही नहीं रही थी। विंग वांग जी की वो स्माइल देखकर बस अपने दिल में यही सोच रहा था कि अगर आज वो दोनों भी यहाँ से जिंदा बचे ना, खासकर वांग जी अगर यहाँ से जिंदा बच पाया ना, तो वो वांग जी के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल जरूर बनाएगा, क्योंकि ये हरकतें जो वांग जी करता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। यही सोचते हुए विंग लगातार वांग जी के नाम से चिल्ला रहा था। वो वांग जी को बुला रहा था और उन गार्ड्स को भी चिल्ला रहा था कि वो वांग जी को ना मारे। उन गार्ड्स को ये ऑर्डर देने वाला ही तो वांग जी था ना, तो वो वांग जी की ही बात मानेंगे। ऊपर से ये बॉस लोग ना अपने सर्वेंट्स को इतना ज्यादा परेशान करते हैं ना कि ये ऑफर किसी भी सर्वेंट या एम्प्लॉय को मिल जाए कि उसे उसके बॉस को धोना है, तो बॉस की वो हालत कोई सोच भी नहीं सकता। सच में यार, ऐसा मौका हमें भी मिलना चाहिए। सच में घर पे घर वाले अलग टॉर्चर करते हैं और बाहर जाके ये बॉस लोग
अलग खून चूसते हैं। खैर, पर्सनल बातें नहीं करते। वांग जी मार खा रहा था और विंग उसे बचाने के लिए चिल्ला रहा था और वो बॉडीगार्ड्स वो अच्छी तरीके से वांग जी की धुलाई कर रहे थे। विंग अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो देख सकता था कि वांग जी की कितनी बुरी कंडीशन है। वांग जी की बॉडी से जगह जगह से खून आ रहा है। विंग अब वैसे ही अपने घुटनों के बल नीचे बैठ चुका था। उसका एक हाथ अभी भी उस चेयर के हैंडल से बंधा हुआ था। विंग वांग जी की इतनी बुरी कंडीशन नहीं देख सकता था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, अपने हेड को डाउन कर रखा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग सच में वांग जी से प्यार करता है। वो दुनिया को मना कर दे कि वो वांग जी से नफरत करता है, नहीं करता उससे प्यार, पर सच्चाई तो विंग भी जानता है ना। वो जब पहली बार वांग जी को देखा था तभी वांग जी की तरफ वो अट्रैक्ट हो चुका था। बाद में वो भी वांग जी से पूरी तरीके से अटैच हो चुका था क्योंकि वो खुद वांग जी की परछाई बन के हमेशा वांग जी के साथ ही रहता था। भले ही वांग जी को वो परछाई दिखाई ना दे, पर सच्चाई तो ये थी कि विंग ने कभी भी वांग जी को अकेला छोड़ा ही नहीं था उसकी जिंदगी में। इसीलिए वो भी जानता था कि वांग जी कितना अकेला है। उसने मॉम डैड की मौत के बाद खुद को कितना अकेला करके रखा है। ऊपर से विंग और वांग जी एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे क्योंकि अगर वांग जी ने उसके पेरेंट्स को खोया है तो विंग ने भी तो उसके पेरेंट्स को खोया है। विंग वो अकेलापन समझ सकता है क्योंकि जैसे वांग जी के पेरेंट्स वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसे हमेशा अटेंशन देते थे, वैसे ही विंग के भी पेरेंट्स विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे भी हमेशा 24 घंटे अटेंशन देते थे। और अचानक वो अटेंशन, वो प्यार, केयर, कंसर्न हट जाना मतलब कितना दर्द होता है, ये विंग भी समझ सकता है। विंग वांग जी की हर एक कंडीशन समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर विंग ने विंग का बच्चा खोया तो वांग जी ने भी तो उसका बच्चा खोया है ना। ये बात विंग को पता थी पर वांग जी को तो पता भी नहीं थी कि उसका कोई बच्चा भी था। और जब आज अचानक उसे पता चला कि उसने अपने ही बेवकूफ़ी से, अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दिया, तो वांग जी पर क्या बीत रही होगी ये विंग समझ सकता था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था ना कि वांग जी में हार्ट नहीं था। वांग जी कभी भी हार्टलेस नहीं था। हाँ, वो थोड़ा रूड था, अकेला रहता था, एरोगेंट था, ईगो था उसमें, पर सच्चाई तो ये थी कि इन सब चीज़ों के पीछे वांग जी के अंदर भी एक छोटा सा प्योर हार्ट था जो लोगों से प्यार करना जानता था। पर वांग जी की लाइफ में ऐसा कोई आया ही नहीं था विंग से पहले वांग जी प्यार कर पाए। हाँ, म्याम्या थी, पर विंग भी ये जानता था कि वांग जी म्याम्या से प्यार नहीं करता, वो बस उसके तरफ अट्रैक्ट है क्योंकि वांग जी से ज़्यादा तो विंग वांग जी को जानता है। इसीलिए वो पहले से ही जानता था कि म्याम्या से वांग जी कभी भी प्यार नहीं करता था, वो बस टेंशन चाहता था, इसीलिए वो म्याम्या के पीछे भागता था। हाँ, ये सच है कि वांग जी को सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने किया है वो बहुत गलत है, पर ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यही सोचते हुए विंग लगातार वांग जी से अटैक कर रहा था ताकि वो खुद के साथ इतना बुरा ना करे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी वो गार्ड्स वांग जी को बुरी तरीके से मार रहे थे। पर जब वांग जी ने देखा कि विंग अपने घुटनों के बल है और अब वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, बस अपना सर नीचे झुकाकर रो रहा है, उसे भी विंग की ये हालत देखकर दर्द होने लगा। उसे खुद के दर्द का कोई भी अंदाजा नहीं था क्योंकि वांग जी जानता था कि वो ये सब डिजर्व करता है। इनफैक्ट वांग जी इससे भी बुरा डिजर्व करता है, पर फिर भी वो विंग को ऐसे कमजोर टूटा हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने उन लोगों को सिग्नल दिया और वो लोग तुरंत ही वांग जी से पीछे हट गए। जो रूम अब तक पूरे वाइट कलर में था, अब उसका फ्लोर पूरी तरीके से रेड कलर से कवर हो चुका था और ये कलर नहीं, ब्लड था। और विंग को अब उसी ब्लड को देखकर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी के पूरे वाइट क्लोथ्स भी बुरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुके थे। कोई नहीं कह सकता कि उन क्लोथ का कलर अब तक वाइट था क्योंकि वो पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। वो सारे बॉडीगार्ड्स बाहर जा चुके थे। अब वांग जी उठने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। ऑब्वियसली उसे बहुत पड़ी थी, इसीलिए वो अब थोड़ा स्ट्रगल करने लगा था उठने के लिए। फाइनली कुछ देर बाद वांग जी सक्सेसफुली अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। भले ही वो लड़खड़ा रहा था, पर फिर भी वो खड़ा हो चुका था और चलने लगा था। वो उस ग्लास के दूसरी साइड, मतलब जहां अब विंग था, उस साइड आ गया। उसके सारे क्लोथ से खून नीचे टपक रहा था।
और वांग जी चलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसके पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड था। उसका चेहरा भी पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। वांग जी वैसे ही लड़खड़ाते हुए ग्लास की इस साइड को आ गया और वो विंग के सामने थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गया। विंग ने जैसे ही वांग जी को अपने करीब फील किया, उसने तुरंत अपने हेड को ऊपर किया और वो वांग जी के तरफ बढ़ने के लिए खड़ा हो गया, पर वो वांग जी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था क्योंकि विंग का हाथ अभी भी उस चेयर से बंधा हुआ था। विंग स्ट्रगल करने लगा खुद का हाथ छुड़ाने के लिए क्योंकि वो वांग जी की तरफ जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। विंग की आंखें टोटली आंसू से कवर हो चुकी थी और वो आंसू उसके आंखों से बिना उसकी इजाजत के ही बाहर बह भी रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वांग जी उसके करीब आ सके और उसके हाथ को होल्ड करे या विंग वांग जी को होल्ड कर पाए, पर वांग जी उतनी ही दूरी पर अभी भी वैसे ही खड़ा था। विंग अब थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने वांग जी से कहा, प्लीज खोलो इसे, खोलो इसे। इतना बोलकर वो फिर से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगा। विंग के भी हाथ से ब्लड आ रहा था। ऑब्वियसली वो हैंड क्रब बंधा हुआ था और विंग ने बहुत बार उसे खींचा था जिस वजह से उसके हाथ से भी ब्लड आ रहा था, पर फिर भी वांग जी उसका ब्लड देख तो नहीं पा रहा था, पर वो उसे खोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसे विंग को मनाना होगा जो वांग जी विंग से करवाना चाहता है। जब तक विंग ये नहीं करेगा तब तक ना वांग जी यहाँ से जाएगा ना विंग को यहाँ से जाने देगा। यही सोचते हुए वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम डेफिनेटली मुझे मार दोगे। मैं मरने के लिए उस दिन भी तैयार था और आज भी तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं वो देख ही नहीं सकता। प्यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि तुम मेरी वजह से जो जिंदगी हार चुके हो उसे जीने की फिर से कोशिश करने लगो। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुमने मेरी मदर को वादा किया है, पर मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया है विंग। मैं खुद को मार सकता हूँ, पूरी तरीके से खुद को ख़त्म भी कर सकता हूँ। ऐसा ही करूँगा। मैंने जो गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम्हें फोर्स किया, तुमसे शादी की, तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हारा रेप किया और इसी बेवकूफ़ी में अपने बच्चे को भी मार दिया। मैंने सिर्फ एक गलती तो नहीं की ना, मैंने बहुत सारी गलती की है और उन सारी गलतियों की मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम मुझे मारना चाहते हो पर तुम मुझे चाह कर भी मार नहीं सकते, इसीलिए मैं खुद को सज़ा दूंगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से पलटने ही वाला था कि तभी विंग ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़ी बंद करो वांग जी, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशंस को, मैं तुम्हें समझता हूँ वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पास आओ प्लीज़, मत दो खुद को इतनी सज़ा प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है वांग जी प्लीज़। जो भी हुआ, जो भी आज तक हुआ, उसमें सिर्फ तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है वांग जी। मैं भी गलत हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। अगर मैं पहले ही तुम्हारे सामने मैं का सच लेके आता तो शायद तुम्हारे साथ इतना सब कुछ नहीं होता। तुम मुझे गलत नहीं समझते, प्लीज वांग जी, बस खुद को ही सजा मत दो, खुद को ही गुनहगार मत समझो वांग जी। मैं भी गलत हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पागल हो चुका था। अपने वादे को अपनी प्रायोरिटी समझकर मैं भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता था। जितनी तुम्हारी गलती है उतनी ही मेरी भी गलती है। प्लीज मुझे भी माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो वांग जी खुद के साथ, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज ऐसा मत करो वांग जी, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। नहीं देख सकता मैं तुम्हें दर्द में, बहुत तकलीफ हो रही है वांग जी, प्लीज ऐसा मत करो। इतना बोलकर विंग फिर से अपने नीज के बल बैठ गया और वो वांग जी के सामने बैक करने लगा। वांग जी ने पीछे मुड़ के देखा, विंग उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वांग जी ने वही खड़े होकर विंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं खुद को हर्ट ना करूं? विंग ने तुरंत ऊपर देखा और उसने अपना सर जोर जोर से यस में हिलाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर से विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरी एक बात मानोगे? वांग जी ने ये बात बहुत लो और कंसर्न ट्यून में कही थी। विंग ने तुरंत वांग जी की तरफ देखा और एक अश्योरिंग वॉइस में कहा, हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज प्लीज खुद को हर्ट मत करो, प्लीज तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज बस तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ, प्लीज वांग जी। वांग जी ने तुरंत अपने साइड में जो वॉल थी उस पर कुछ स्विच थे,
उनमें से एक स्विच को प्रेस किया। कुछ ही मतलब 2-3 मिनट बाद ही से उस वाइट रूम का डोर ओपन हो गया और अंदर एक पर्सन भागते हुए आया। उसके हाथों में कुछ पेपर्स थे। वांग जी ने अपने हाथ को आगे किया। उस पर्सन ने पहले तो वांग जी को एक हैंकरचिप दिया। वांग जी ने उस हैंकरचिप से अपने दोनों हाथों को पोंछा, मतलब उसके हाथों पर ब्लड लगा हुआ था। उस ब्लड को अच्छी तरीके से उस हैंकरचिप से साफ करने के बाद वांग जी ने उस पर्सन के हाथ से कुछ पेपर्स को ले लिया। वो इंसान तुरंत ही उस रूम से बाहर चला गया। वांग जी ने उन पेपर्स को विंग के सामने फेंक दिया। वांग जी अभी भी विंग के पास नहीं गया था। उसने उसी दूरी से विंग के सामने उन पेपर्स को फेंक दिया और बाद में एक पेन को बढ़ा दिया। विंग ने उन पेपर्स को देखा। वो हॉस्पिटल के पेपर्स थे। विंग ने उन पेपर्स को पढ़ा और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बचना होगा, तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा, मेरे लिए तुम्हें जीना होगा। अगर तुम चाहते हो कि आज मैं खुद को हर्ट ना करूं तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा। विंग ने उन पेपर्स को अपने हाथ में उठा लिया और वो उन पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़ने लगा। करीबन 2-3 मिनट बाद ही विंग ने अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से नीचे गिरे पेन को भी अपने हाथ में उठाया और वो उन पेपर्स पे साइन करने की लिए बढ़ गया। पर फिर भी विंग उन पर साइन नहीं करना चाहता था। इसीलिए विंग ने उस जगह हाथ तो रखा, मतलब जहाँ साइन करनी थी वहाँ अपना हाथ तो रखा, पर उसने तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच भी लिया। वो अभी भी सोच रहा था कि उसे इन पेपर्स पे साइन करना चाहिए या नहीं। विंग अपने सोच में ही गुम था। तभी उसे बहुत जोर से आवाज आई और उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा जहाँ वांग जी खुद को संभाल नहीं पाया था और वो उस ग्लास वॉल पर ही नीचे की तरफ गिर चुका था। मतलब उस ग्लास वॉल पर उसने अपने पूरे वेट को डाल दिया था और वैसे ही वो नीचे जमीन पर बैठ चुका था। वांग जी की आंखें भी अब बंद होने लगी थी। ऑब्वियसली उसे बहुत मार पड़ी थी, खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। इसीलिए वांग जी में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। इसीलिए वो लड़खड़ा गया था और उसने उस ग्लास वॉल का सपोर्ट लिया था, पर वो उस ग्लास वॉल के सपोर्ट से भी खड़ा नहीं हो पाया और सीधा नीचे बैठ गया था। विंग ने जैसे ही वांग जी की ये कंडीशन देखी, उसने तुरंत वांग जी की तरफ अपने कंसर्न आईज से देखते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ? उठो, क्या हुआ तुम्हें? इतना बोलकर वो फिर से झटपटाने लगा, पर वांग जी ने विंग को एक अश्योरिंग स्माइल देते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब विंग ने वांग जी से कहा, प्लीज वांग जी, जिद छोड़ दो, चलो खोलो मुझे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तब वांग जी ने विंग की तरफ उसी स्माइल के साथ देखते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस फॉर्म पे साइन कर दो, हम दोनों मिलके हॉस्पिटल जाएंगे और दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर तुम जीना चाहोगे तो ही मैं भी जीना चाहता हूँ, वरना मैं आज मरूंगा और तुम 7 दिन बाद। मैं तुमसे पहले ही मरना चाहूँगा क्योंकि मैं अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने गुनहगार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो मुझे गुनहगार समझ के यही मरने दो, या तो मुझे अपना प्यार समझ के उन पेपर्स पे साइन करो और हम दोनों साथ में जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मैं भी अपनी मौत को एक्सेप्ट करूँगा, और अगर तुम जीना एक्सेप्ट करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी जीऊँगा, और अगर तुम ये भी चाहते हो कि तुम जियो और मैं मर जाऊँ तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए मरने के लिए भी रेडी हूँ। बस कंडीशन एक है कि तुम्हें जीना होगा। इन तीनों में से तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं तीनों भी कंडीशन के लिए रेडी हूँ। विंग की आंखों में वांग जी की ये बातें सुनकर आंसू आ चुके थे। वो पहले ही रो रहा था पर वो और भी ज्यादा रोने लगा। उसने वांग जी की वो कंडीशन देखी और वो पूरी तरीके से अब टूट चुका था। उसने तुरंत पेन को अपने हाथ में लिया और बिना सोचे समझे उन फॉर्म्स पर सिग्नेचर कर दिया और उसे वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज अब हॉस्पिटल चलो, खोलो मुझे, प्लीज खोलो, मैं रेडी हूँ, मैं खुद का ऑपरेशन करने दूंगा, पर प्लीज तुम्हें भी मेरे साथ जीना होगा, प्लीज वांग जी।
वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कोशिश की फिर से खड़े होने की, पर वांग जी वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वो पेपर्स वो मेरे पास दो। विंग ने तुरंत उन पेपर्स को वांग जी की तरफ सरका दिया। वांग जी ने उन पेपर्स को अच्छी तरीके से सिक्योरली फोल्ड किया और उसे अपने पास रख लिया, और बाद में उसने अपने पॉकेट से एक चाबी निकाली और उसे विंग की तरफ फेंक दिया। विंग ने तुरंत उस की को उठा लिया और उसने अपने हैंडक्राफ्ट को खोल दिया, और जैसे ही विंग का हाथ आजाद हुआ वो तुरंत ही वांग जी की तरफ भागा। उसने वांग जी को अपनी आर्म्स में ले लिया। वो बहुत ज्यादा रो रहा था और वांग जी को विंग की आंखों में अपने लिए आज पहली बार प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी ने अपने हाथ को उठाया और विंग के फेस पर रखा और विंग से कहा, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, पर मुझसे वादा करो कि जब मैं जिंदा रहूंगा तो तुम भी जिंदा मिलोगे मुझे, नहीं तो मुझे बचाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग बहुत रो रहा था। उसने तुरंत वांग जी को अपने सपोर्ट से खड़ा किया और वो उस क्लासरूम से बाहर जाने लगा। विंग ने बहुत मुश्किल से उस वाइट रूम से वांग जी को बाहर लाया। बाहर ऑलरेडी ही वांग जी के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन्होंने विंग की हेल्प की। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने तुरंत ही वांग जी को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया। विंग ने अब तक शाओ शिनचैन, शू यांग, लैन सिचैन, लैन कुरैन सबको कॉल कर दिया था और सब अब हॉस्पिटल में थे। वांग जी उसके हाथों में अभी भी वो डॉक्यूमेंट बहुत फोर्सली उसने पकड़ के रखा था। मतलब जो डॉक्यूमेंट था ना हॉस्पिटल का, उस डॉक्यूमेंट को वांग जी ने बहुत टाइटली अपने हाथों में पकड़ के रखा था, ताकि उसके बेहोश होने के बाद भी विंग वो डॉक्यूमेंट छोड़ ना ले, मतलब उसके हाथ से खींच ना ले और उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसीलिए वांग जी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। जैसे ही उसे ऑपरेट करने के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया, डॉक्टर ने बहुत फोर्सफुली, बहुत कोशिश करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को वांग जी के हाथ से निकाला था और उस डॉक्यूमेंट को एक नर्स ने बाहर लाया था और उसे लैन सिचैन और लैन कुरैन के हैंड ओवर किया था। जैसे ही लैन सिचैन ने उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, उन्होंने तुरंत ही उस डॉक्यूमेंट को शू यांग को हैंड ओवर कर दिया। अब तक सभी उस हॉस्पिटल में पहुंच ही चुके थे, तो ऑब्वियसली शू यांग और शाओ शिनचैन भी वहां मौजूद थे। शू यांग ने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखा, जो अभी भी एक बेंच पर बैठकर अपना हेड डाउन करके रो रहा था। शू यांग ने तुरंत ही अपनी डॉक्टर्स की टीम को कॉल किया और उन्हें रेडी रहने के लिए कह दिया। शू यांग ने अपने कदमों को विंग की तरफ किया और उसने विंग को उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, तो तुमने साइन कर दिया है, मतलब अब तुम्हारा ऑपरेशन हो सकता है। विंग ने शू यांग की तरफ देखा और जस्ट नोट किया। शू यांग ने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और कहा, तो चलो, मैंने डॉक्टर्स को कह दिया है, उन्होंने सारी प्रिपरेशन की है, चलो जल्दी। पर विंग अपनी ही जगह खड़ा था और शू यांग उसका हाथ खींच रहा था। जैसे ही शू यांग ने महसूस किया कि विंग उसके साथ नहीं आ रहा, उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। विंग ने जस्ट अपना हेड ना में शेक किया। शू यांग ने कंफ्यूजिंगली विंग की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तब विंग ने अपनी लो वॉइस में कहा, मैं पहले वांग जी को ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ, तब तक मैं खुद की सर्जरी नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर शू यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो 7 ही दिन बचे हैं, अगर अभी भी विंग ने और को लेट किया तो उसकी जान जा सकती है। तब शू यांग ने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, विंग, वांग जी को बचा लिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे वांग जी को कुछ नहीं होगा, पर अब तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। मैं नहीं जानता कि वांग जी ने ये सब क्यों किया, उसने क्या किया है, पर तुमने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया है। अब बिना जिद किए बस मेरे साथ चलो। मैं वादा कर रहा हूँ कि वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर अगर उसे ठीक देखना है तो पहले तुम्हें खुद को भी ठीक होना पड़ेगा। और अब तुम जिद बंद करो विंग, मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वो विंग को फोर्सफुली वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा, पर विंग फिर भी स्टबन था, मान नहीं रहा था। इसीलिए अब लैन सिचैन आगे आए। उन्होंने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, विंग, बिलीव मी, वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है, और अगर वो अपनी
आंखें खोलेगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अपनी आंखों के सामने देखना चाहेगा, और वो भी बिल्कुल ठीक। अगर वांगजी ने आंखें खोली और उसे तुम ना दिखे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए प्लीज़ अपने भाई की बात मान लो और ऑपरेशन करवा लो। मैं यहाँ वांगजी का ख्याल रखूँगा, और बाद में तुम भी अपनी सर्जरी करवा के वापस आ जाना अपने वांगजी के पास। प्लीज़ जाओ वांगजी के खातिर जाओ। इतना बोलकर लैंसी चैन ने विंग को हल्का सा पुश किया। अब विंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने जस्ट नोट किया और वो शाओ चैन और शुयांग के साथ बाहर जाने लगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.